गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को हम लोगों को पढ़ने की ज़रूरत क्या है, क्यों? ये दिमाग में आपको क्वेश्चन जनरेट हो सकता है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को क्यों पढ़ें, कोई तो कारण होगा। तो इसके पीछे का कारण ये है कि अभी जब हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़ रहे थे तो वहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा कि वहाँ पे कितने चार्ज के बीच में हम लोग फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करते थे, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन जो लग रहा था। अभी पीछे हम लोग कूलम्ब्स लॉ जो पढ़े हैं तो वहाँ पे कितने चार्ज होते थे? 2 चार्ज होते थे। तो वहाँ तो हम लोग इजिली कूलम्ब्स लॉ लगाकर क्या करते थे, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन जो भी लगता था उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते थे। लेकिन अगर क्या हो कि 2 से ज़्यादा चार्जेस हो जाते हैं एक ही जगह पे, 2 से ज़्यादा चार्जेज हो जाए, 4, 5, 10, 20, 25, 50 बहुत ज़्यादा चार्जेज हो जाते हैं, और आपसे पूछा जाए कि किसी एक चार्ज पर सारे चार्जों की वजह से फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसी को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो ये थ्योरम कहता है क्या है? ये थ्योरम ये कहता है कि अगर आपके पास कोई एक चार्ज है और इसके इर्द गिर्द ढेर सारे चार्ज हैं, तो इस चार्ज के ऊपर जो टोटल फोर्स की वैल्यू होगी वह इंडिविजुअल चार्ज के द्वारा इस चार्ज के ऊपर लगाए गए हर एक फोर्स के सम के बराबर होगी। ठीक है, और ये सम कैसा होगा? वेक्टर सम होगा। वेक्टर सम क्यों होगा? इसलिए होगा बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अब आइए इसे कॉपी पर समझ लेते हैं कि आप इसके एक्सप्रेशन को कैसे डिराइव करेंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, या इसी को क्या कहते हैं, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। भाई नाम से ही क्लियर हो जा रहा है सुपरपोजिशन है। तो आप इसको एग्जाम में लिखेंगे कैसे? एग्जाम में अगर आपके आता है तो आप इसे लिखेंगे कैसे? पहले आप इसकी डिफिनीशन को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? प्रिंसिपल सुपरपोजिशन टोटल फोर्स कैसे लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम या दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल टोटल फोर्स on any charge due to a number of other charges at rest is the vector sum of all other charges. Vector sum of all the forces on that charge due to other charges, तो भाई जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर आपके पास क्या हो, एक से ज़्यादा चार्ज हो, तो अब इस केस में आप इस प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे। तो देखिए हम लोग जो है कि 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम इसमें एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि वेक्टर सिस्टम में हमें कैलकुलेट करना है फोर्स की वैल्यू को। तो हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास ढेर सारे चार्ज मौजूद हैं। क्या है? ढेर सारे चार्ज मौजूद हैं। तो इसमें मान लेते हैं जिस चार्ज के ऊपर हमें फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है वो क्या है, Q नॉट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? Q नॉट मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे Q0 भी आप कह सकते हैं। अभी हम बता देते हैं इसे क्या कहते हैं। इसे एक्चुअली टेस्ट चार्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेस्ट चार्ज कहा जाता है। और टेस्ट चार्ज का मतलब ये होता है कि चार्ज शुड मस्ट बी स्मॉल बट फाइनाइट
और इसे जनरली पॉजिटिव ही लिया जाता है। पॉजिटिव इसलिए लिया जाता है कि हमारे कैलकुलेशन में कोई जटिलता ना आए, कोई कठिनता ना आए, इसके वजह से इसे पॉजिटिव, स्मॉल और फाइनाइट लिया जाता है। ठीक है। अब मान लेते हैं कि इसके अगल बगल कि इधर Q1 चार्ज है, इधर Q2 चार्ज है, और इधर पे जो है कि आपका Q3 चार्ज है। ऐसे ही ढेर सारे चार्ज हैं इधर, मतलब बहुत सारे चार्ज इधर इसके अगल बगल पड़े हुए हैं। इधर मान लेते हैं Q4 है, इधर मान लेते हैं डॉट 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 ऐसे ही Qn चार्ज है। ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है कि भाई हर एक चार्ज का क्या होगा, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से पोजीशन वेक्टर होगा। ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और ये आपका जेड एक्सिस है। और आप जानते हैं कि जहाँ तीनों एक्सिस एक तीसरे को इंटरसेक्ट करती है वहीं क्या होता है, ओरिजिन होता है। तो अब मान लेते हैं कि ये जो आपका Q1 चार्ज है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है इस ओरिजिन से वो कितना है, R1 वेक्टर है। कितना है, R1 वेक्टर है। और इसी तरीके से ये जो आपका Q2 चार्ज है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है, R2 वेक्टर है। ठीक है। और यहाँ पे जो आपका Q3 चार्ज है, इसी तरीके से भाई इसका भी तो कुछ पोजीशन वेक्टर होगा। तो ये मान लेते हैं कितना है, R3 वेक्टर है। एक्चुअली R3 क्या बता रहा है, डिस्टेंस को बता रहा है, और इसके ऊपर वेक्टर लग जा रहा है तो ये इसके पोजीशन वेक्टर को बता रहा है। ठीक है। और इसी तरीके से Qn का होगा, तो मैं इसमें सबको ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ड्रॉ कर दूंगा तो फिर फिगर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिखने लगेगा, तो आपको समझने में परेशानी होने लगेगी। अच्छा, तो अब हम लोग को मेन टारगेट हम लोगों का होगा क्या, हम लोगों का मेन टारगेट ये होगा कि ये जो Q0 चार्ज दिख रहा है भाई, इसका भी तो पोजीशन वेक्टर होगा। तो पहले इसको भी ड्रॉ कर देते हैं। तो ये आपका हो गया Q0 चार्ज का पोजीशन वेक्टर, मान लेते हैं इसे R0 वेक्टर। तो अब हम लोग करेंगे क्या, बारी बारी, एक बार Q0 चार्ज पर जो Q1 की वजह से फोर्स लगेगा उसे, फिर एक बार Q0 चार्ज पर Q2 के वजह से जो फोर्स लगेगा उसे, इसी तरीके से Q0 पर जो Q3 चार्ज के वजह से फोर्स लगेगा इसे। मतलब ऐसे ही धीरे धीरे जितने अगल बगल सारे चार्ज के वजह से फोर्स लग रहा है सबको कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद क्या कर देंगे, सबको सुपर इम्पोज कर देंगे, यानी कि वेक्टर सम कर देंगे। ठीक है। तो इसको करने के लिए भाई हम लोग क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं कि जो चार्ज Q0 है, इसके ऊपर Q1 के वजह से जो फोर्स लग रहा है उसे क्या लिखेंगे, हम उसे क्या लिखेंगे, F01। जैसा कि हम लोग कूलम्ब लाइन वेक्टर फॉर्म जब पढ़ रहे थे तो इस सिंबल का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि 1 के वजह से चार्ज नंबर जो Q0 है उसके ऊपर फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि चार्ज Q0 पर Q1 की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसका सिंबल ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, F01 वेक्टर। ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, हम लोग इसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू होगी कितनी, देखिए इसकी वैल्यू को तो आप तब कैलकुलेट कर पाएंगे, यहाँ पे आपको चार्ज पता है Q1 है और Q0 है, लेकिन इनके बीच का डिस्टेंस नहीं मालूम है। तो आप इसे क्या करेंगे, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आपको Q1 का पोजीशन वेक्टर दिया गया है और Q2 का दिया गया है, न कि इनके बीच का डिस्टेंस दिया गया है। तो आप जब कूलम्ब लॉ में वेक्टर फॉर्म पढ़ रहे थे तो वहाँ पर आपको बताया गया था कि अगर Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 हो और Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 हो, तब उस केस में इनका जो पोजीशन वेक्टर यानी Q1 Q2 का होगा वो किससे रिप्रेजेंट होता था, वो आपका रिप्रेजेंट होगा आपके R10 वेक्टर से। ठीक है। ये किससे रिप्रेजेंट हो जाएगा, R01 वेक्टर से। ठीक। तो यहाँ पे आप इसको क्या लगा देंगे, तो अब इसकी वैल्यू अगर हम दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है इसे कैलकुलेट जरा करने, तो इसका फार्मूला क्या होता है कूलम्ब लॉ से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, यानी कि R10 का स्क्वायर। और जबकि इस डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए यूनिट वेक्टर यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ पे R10 का कैप हो जाएगा। ठीक है। इसे हम लोग क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। भाई अब Q0 पर Q1 की वजह से फोर्स लग रहा है, तो Q2 की वजह से भी तो Q0 पर फोर्स लगेगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हम लोग देखिए थोड़ा तेजी में लिखेंगे, F किस पर फोर्स लग रहा है, Q0 पर, तो यहाँ 0 लिखेंगे, किसके वजह से लग रहा है। और इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि किसके वजह से लग रहा है, ये आपका यहाँ पे क्या है, Q2 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 2 लिखेंगे, और चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी तो इसके ऊपर आप वेक्टर का सिंबल बनाएंगे। और इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
किस पर लग रहा है, क्यू नॉट पर लग रहा है, किसके वजह से लग रहा है, क्यू टू की वजह से लग रहा है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, आर नॉट टू वेक्टर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, आर टू नॉट वेक्टर, इसका जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ अगर देखिए जैसा कि आप पहले इक्वेशन में देख रहे हैं, यहाँ 0 1 था तो यहाँ क्या लिखा गया है, 1 0 लिखा गया। आप इसे ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं, वैसे आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा यहाँ से। तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, ये 2 नॉट, यहाँ स्क्वायर हो जाता है डिस्टेंस का। चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर से स्पेसिफाई करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, R2 नॉट कैप। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। इसी तरीके से भाई जो आपका चार्ज Q3 यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसके वजह से भी Q नॉट चार्ज पर फोर्स लगेगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, किस पर फोर्स लग रहा है, Q नॉट पर लग रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, यानी 0 लिखेंगे। किसके वजह से लग रहा है, 3 की वजह से लग रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो F नॉट 3 हो गया। इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q नॉट पे लग रहा है, किसके वजह से लग रहा है, Q3 की वजह से लग रहा है, तो यहाँ Q3 लिखेंगे। अपॉन इसका भाई जो डिस्टेंस वेक्टर होगा यानी पोजीशन वेक्टर होगा इन दोनों के बीच में, वो क्या हो जाएगा, R3 0 हो जाएगा। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा इसका स्क्वायर, जैसा कि आप लोग कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और ये चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि R3 हो जाएगा। इसी तरीके से चौथे का हो जाएगा। इसी तरीके से जो हमारा 5वां चार्ज होगा उसके वजह से फोर्स की वैल्यू इस Q नॉट चार्ज पर कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरीके से 6वें के वजह से कैलकुलेट कर लेंगे, 7वें की वजह से, ऐसे 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 करते करते हम लोग लास्ट में कहाँ पहुँच जाएंगे, nवें चार्ज के पास पहुँच जाएंगे, जिसके वजह से Q नॉट चार्ज पे फोर्स लग रहा है, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। तो भाई किसके वजह से फोर्स लग रहा है, nवें चार्ज के वजह से लग रहा है। किस पर लग रहा है, Q नॉट पर लग रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं F वेक्टर 0n, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। किस पर लग रहा है, Q नॉट पर लग रहा है। किसके वजह से लग रहा है, Qn की वजह से लिख रहा है। अच्छा, अब इनके बीच में भाई जो ये पोजीशन वेक्टर बनेगा Qn और ये Q नॉट के वजह से बनेगा जो, तो ये क्या हो जाएगा आपका Rn वेक्टर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, Rn 0 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, Rn 0 कैप, ठीक है। चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसके पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा। ये आपका इक्वेशन हो गया 4। चूंकि अब हमें टोटल फोर्स निकालना है चार्ज Q नॉट पे, तो जो टोटल फोर्स की वैल्यू होगी मान लेते हैं वो क्या है, F नॉट है। तो जैसा कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है, क्या कहता है, सारे फोर्स को आपको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम जोड़ना पड़ेगा। तो पहला फोर्स आपका F नॉट 1 था, दूसरा फोर्स था आपका F नॉट 2, तीसरा फोर्स आपका था F नॉट 3, उसी तरीके से चौथा, पाँचवा, छठवां, और ये आपका लास्ट वाला कौन सा फोर्स है, F नॉट n फोर्स है। तो ये आपको कैसे मिलेगा, ये आपको तब मिलेगा जब आप सारे इक्वेशन को ऐड करेंगे। जैसे इक्वेशन नंबर 1 को ऐड करेंगे तो F नॉट 1 इसमें है, 2 को ऐड करेंगे तो ये इसमें जुड़ जाएगा, 3 को ऐड करेंगे तो इसमें जुड़ जाएगा। तो हमें चाहिए क्या, ये एक्सप्रेशन चाहिए। तो इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर 1st, 2nd, 3rd एंड 4th विथ ईच अदर वी गेट, क्या मिलेगा हमें भाई, तो F नॉट वेक्टर इज इक्वल टू, अच्छा F नॉट 1 की वैल्यू क्या है, F नॉट 1 की वैल्यू अभी अभी आपने इक्वेशन नंबर 1st में कैलकुलेट किया है, वो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Q1 अपॉन R10 का स्क्वायर इंटू R10 कैप। इसी तरीके से दूसरा है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Q2 अपॉन R20 का स्क्वायर इंटू R20 कैप। इसी तरीके से तीसरा है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Q3 अपॉन R30 का स्क्वायर इंटू R30 कैप। इसी तरीके से चौथा आएगा, फिर पाँचवा, छठवां, फिर लास्ट हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, n वाले के पास पहुँच जाएंगे। तो इसे यहाँ लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Qn अपॉन Rn0 का स्क्वायर इंटू Rn0 का कैप, ठीक है। आप देख रहे हैं कि सब में क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q नॉट, ये सब में क्या है, कॉमन है। देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है,
इसमें भी, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो जब इसे हम लोग कॉमन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं भाई, एफ नॉट इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4πε0 कॉमन हो गया तो क्या मिलेगा हमें, देखिए यहाँ पे क्यू नॉट अपॉन 4πε0 बाहर चला गया तो क्या बचा Q1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, Q1 अपॉन नीचे क्या बच रहा है R10 का स्क्वायर, तो यहाँ R10 का स्क्वायर इंटू R10 का कैप। उसी तरीके से यहाँ पे ये वाला पोर्शन कॉमन हो जा रहा है तो क्या बच रहा है Q2, तो यहाँ क्या लिखेंगे Q2 अपॉन R20 का स्क्वायर इंटू R20 का कैप। उसी तरीके से यहाँ से ये वाला पोर्शन कॉमन हो गया तो क्या बचा Q3 अपॉन 4πε0 कॉमन हो गया है तो क्या बच रहा है, देखिए R30, तो R30 का स्क्वायर इंटू R30 कैप। उसी तरीके से डॉट 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 लास्ट वाले टर्म से यहाँ क्या बच रहा है Qn अपॉन R0 का स्क्वायर इंटू R0 का कैप। अच्छा, अब इसे हम लोग देखिए एक चीज़ और लिख सकते हैं, यहाँ पे Q0 अपॉन 4πε0, इसे हम लोग समेसन टर्म में लिख देंगे। तो समेसन टर्म में जब हम लोग इसे लिखेंगे तो देखिए ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे, समेसन ओवर क्या लिख सकते हैं, यहाँ Q है तो यहाँ पे Q लिख देते हैं, अपॉन यहाँ R है तो अभी R भी लिख देते हैं। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, कौन चेंज हो रहा है, चेंज कौन हो रहा है, ये Q1 है, Q2 है, Q3 है, यानी कि ये वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है 1 से, और कहाँ तक जा रही है n तक जा रही है। यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग I लिख दें तो कोई दिक्कत, और I की वैल्यू कहाँ से बढ़ रही है 1 से बढ़ रही है। अच्छा, नीचे देखिए R1 R2 R3 डॉट 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 RN, R भी कहाँ से शुरू हो रहा है 1 से, तो R की जगह भी हम लोग इसके बगल में क्या लिख देते हैं RI। फिर उसके बाद ये जीरो हर जगह सेम है, जीरो क्या है हर जगह सेम है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने I लिख दिया, और यहाँ पे 1 2 3 4 ये डॉट था तो ये भी यहाँ पे हमने I लिख दिया। क्योंकि 0 देख रहे हैं नहीं चेंज हो रहा है, सब में सेम है तो यहाँ पे 0 लिख दिए। उसी तरीके से यहाँ पे 1 2 3 4 डॉट 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 n है तो RI 0, यानी कि जो वैल्यू वेरिएट कर रही थी वहाँ पे हमने I कर दिया है। और वो I कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 1 से शुरू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा था n तक जा रहा था। ठीक है, इसे एक बार समझ लीजिए कि ये चीज़ अगर इससे वापस इसमें जाना हो तो कैसे इस इक्वेशन में जाएंगे। देखिए यहाँ Q अपन 4πε0 है तो यहाँ पे Q अपन 4πε0 हो गया, यानी Q0 है। और उसके बाद I की वैल्यू अगर आप 1 पुट करेंगे तो यहाँ Q1 मिलेगा आपको। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा R10 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है RI 0 है तो यहाँ पे R10 कैप हो जाएगा। प्लस प्लस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ किसका सिंबल है, समेसन का सिंबल है सिग्मा, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद I की वैल्यू क्या आएगी 1 के बाद 2, तो 2 जब इसमें पुट करेंगे तो I की जगह 2 पुट करेंगे तो यहाँ Q2 हो जाएगा, अपॉन R I की जगह फिर 2 पुट करेंगे तो R20 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसी तरीके से ये मिल जाएगा, फिर 3 पुट करेंगे तो फिर सम आएगा क्योंकि यहाँ समेसन है। इसी तरीके से हमें n पुट करेंगे तो ये टर्म मिल जाएगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, हम लोग यहीं पे इसे क्यों नहीं छोड़ दिए। अगर हम लोग इसे यहीं पे छोड़ देते तो एक स्पेसिफाइड और एक सिस्टमेटिक वैल्यू हमें कैसे मिलता है, आप कैसे समझाते हैं, तो ये साइंस कैसे कहलाता है। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में साइंस का डिफिनेशन बताया हुआ है, टू गेन अ नॉलेज इन ए सिस्टमेटिक वे दिस इज नोन एज साइंस। तो चूंकि हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे मैथमेटिक एक्सप्रेशन का यूज करके इसे एक शॉर्ट फॉर्म में कैलकुलेट किया है। तो ये आपका जो है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम है।